सबसे पहले तो मेरी प्यारी सी आपको नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू, उत्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोई भी पेपर में देखते हैं हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक को लंबा न बनाकर मैंने इसको छोटा सा बना दिया ताकि आपको समझाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर जो बात होती है वो समझने की ज़्यादा है, याद करने की कम है। अगर आप इसको समझ लेते हो ना तो मैटर नहीं करता मैंने पहले से लिखा क्यों है, ये मैटर नहीं करता। लिखा इसलिए है क्योंकि आपका टाइम बच सके, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने सारा कुछ पहले कर लिया, यानी मैंने की लिखी है, यहाँ पे समझाऊंगा मैं और आप आसानी से याद कर पाओगे। यहाँ पर अगर आपने अच्छे से लेक्चर पूरा देख लिया तो टिश्यू से आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और आपको मैं जानता हूँ, जहाँ तक देखा है मैंने, उत्तक चैप्टर से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम रहती है। कहीं पे भी किसी भी वीडियो में जाके देखते हैं पजल हो जाते हैं, ठीक है। किसी ऑनलाइन में देखा, ऑफलाइन में देखा, पजलिंग वाला है। लेकिन आप इसको बहुत आसान सा बनाएंगे, आप वीडियो देख लोगे उसके बाद कोई भी मैटर नहीं बचता भी इसके अंदर से आप क्वेश्चन पूछा जाए टिश्यू से और आपका गलत हो जाए। क्लियर है बात क्या? तो आप वीडियो को पूरा देखना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर दो, ठीक है। और शेयर करना भी ना भूलो, क्योंकि शेयर करोगे तो हमारा क्या होगा, एक एनर्जी का काम करता है हमारे लिए, ठीक है। हमें पता चलता है कितने बंदों ने शेयर किया है, कितने बच्चों ने शेयर किया है। और लाइक करते हो ना तो हमें क्या, एक बूस्टर की तरह काम करता है। आपके लाइक वगैरह देख के भी हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या मोटिवेट होते हैं, आपको भी पता है। हर बंदे को जीवन में मोटिवेट होने की ज़रूरत होती है, और आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे तो जल्दी से आपका सहयोग रहा और हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करोगे तो जल्दी से जल्दी क्या पा जाएंगे, हम कोई ना कोई मंजिल लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो रास्ता दिखाने वाला अच्छे से दिखा रहा है ना, तो उसको हमें मतलब उसकी जो कॉम्प्लीमेंट है या आप तारीफ़ को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती किसी की भी। कोई भी अच्छा आपको नज़र आ रहा है ना तो उसकी तारीफ़ कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है। दूसरे जो कर रहा है उसको एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है वो, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। आपके घर में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप कह दो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो देख लेना, दूसरे दिन आपको प्लस मिलेगा, कभी भी माइनस नहीं मिलेगा, वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। तो आपका हमेशा यही एक इरादा होना चाहिए, किसी भी को नेगेटिव ना लेके जाएं, हमेशा उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, और आप अच्छे स्टूडेंट होने के फ़र्ज निभाएं, ठीक है। क्योंकि अच्छा स्टूडेंट वही है जो अच्छे से पढ़े और पढ़कर उसको बताए। आप जितना कुछ बताओगे, किसी को आगे बताओगे, तो वो अगर आप कामयाब हो गए आपके जीवन में, तो ये मान लो वो आपको हमेशा दुआएं देगा भी उसने ये चैनल बताया था, उसने ये बताया था, तब जाके मैं कुछ सीख पाया हूँ। आपको भी तो किसी ने कुछ बताया होगा तभी आप सीख पा रहे होंगे। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आप किसी के कहने से किसी चैनल पे आए हो तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है भी, आपकी जिसने सहायता की थी तो आप भी किसी की सहायता करो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया। तो हमारा चैप्टर रहने वाला उत्तक, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बायोलॉजी का, कुछ भी नहीं है, समझना है बस, वीडियो देखो, ख़त्म बात। उत्तक क्या है, तो एक बात पहले आप समझ लो, कोई भी चीज़ हमारे ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्सल जो है हमारा यूनिवर्स है, उसके अंदर जो भी चीज़ बनी है तो आप कहोगे जी वो तो किससे बनी है, परमाणु से बनी है। किससे बनी है? परमाणु से बनी है जी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उससे परमाणु बना, यानी वो क्या, एक तत्व है, ठीक है, एलिमेंट है। और तत्व से बनना है, मैं सीधा लेके जाता हूँ आपको अमीनो एसिड पे। अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड से मिलकर क्या बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं, और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जो किसके हैं, सेल के कंपोनेंट है। प्रोटीन से बनी होती है क्योंकि सेल में 8% प्रोटीन पाया जाता है, अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन से मिलकर क्या बनी, आपकी कोशिका बनी होती है, याद रखो, सेल बना होता है। और कोशिका से मिलकर आपके बने होते हैं उत्तक, टिश्यू बने होते हैं। और टिश्यू से मिलकर क्या बना होता है, आपकी पेशियां यानी मसल्स बनी होती है। और पेशियों से मिलकर क्या बना होता है जी, पेशियां आगे मिलकर किसका निर्माण करिए, ऑर्गन यानी अंग का। और अंग से आपका बनता है अंग तंत्र बनता है, ठीक है ना, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से आपका क्या बनता है, पूरा शरीर, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो आप देख लो, यहाँ से चले और यहाँ तक पहुँच गए। शरीर यानी काफ़ी शरीर, फैमिली के बाद आप कहोगे जी फैमिली तो हो गई, फिर समुदाय हो गया, समुदाय के बाद एक कॉलोनी हो गई मान लो, ठीक है। उसके बाद एक गांव या शहर हो गया, फिर ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह करते करते स्टेट, फिर स्टेट के बाद देश हो गया, कंट्री हो गया, कंट्री के बाद कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हो गया, महाद्वीप से आपकी क्या बनी है,
पृथ्वी बनी है समुद्र वगैरह से, और पृथ्वी जैसे क्या है, ग्रह है कि ग्रहों से मिलकर क्या बना है आपका सौरमंडल बना है, सौरमंडल जैसे तारे काफ़ी हैं तो तारामंडल बना है, तारामंडल से एक ब्रह्मांड बना है, बात खत्म होती है। यानी कोई भी चीज़ किससे बनी हुई है, इस ब्रह्मांड के अंदर परमाणु से बनी हुई है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो यहां पर हमें याद करना था उत्तक पे आगे, कोशिका हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, किस प्रकार से क्या क्या काम करता है। तो उत्तक क्या है, ठीक है। तो उत्तक एक ऐसा कोशिका का समूह है जिसकी उत्पत्ति व कार्य समान हो, यानी ग्रुप ऑफ सेल इन विच सेल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन, ठीक है। यानी कि एक ऐसे कोई ना कोई कोशिकाएं, कोई क्या कोशिकाएं जिनका कार्य व उत्पत्ति यानी जहां से वो उत्पन्न हुए हैं उनका समान हो, उनसे मिलकर यानी उनका एक ग्रुप है, वो क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। बात कंप्लीट हुई, ठीक है ना। यानी उत्तक है क्या, अरे ग्रुप ऑफ सेल तो है, यानी उनका काम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए और उनकी उत्पत्ति समान होनी चाहिए। जैसे मैं कह दूं मायोजेनिक है, ठीक है, या मैं कह दूं मिजोड्रम से हुआ है, एक्टोड्रम से हुआ है, कोई भी चीज़ है वो एक समान काम कर रहा होगा। जैसे आपके अमाशय के अंदर कोई उत्तक है मान लो, तो अमाशय के अंदर उत्तक है वो एक ही काम कर रहा है, न तो दिल धड़काने का काम तो नहीं कर रहा ना, तो उसकी कोशिकाएं एक ही काम करने में सक्षम है जो समान रूप से कर रही है, ठीक है। यानी समान कोशिकाओं से समान उत्पत्ति से एक किसी भी सेल का ग्रुप बनाया जाए वही तो उत्तक है। बात कंप्लीट हुई। तो उत्तक क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कोशिकाओं का ग्रुप है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। उत्तक के बारे में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी हिस्टोलॉजी क्या है, तो आपको आंसर देना होता है हिस्टोलॉजी क्या है, ठीक है। मैंने ये जगह आपके लिए छोड़ी है क्योंकि मुझे लिखने की आदत है और जब तक मैं लिखूँ ना मुझे आनंद प्राप्त नहीं होता, ठीक है ना, किक नहीं मिलती। यानी आप कहोगे जो हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी लिखा मिलेगा आपको, या औतिकी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है जी, तो आप कहोगे जी स्टडी ऑफ टिश्यू है, ठीक है ना। यानी उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तक वाले चैप्टर से। यानी उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। तो हिस्टोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। यानी उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्टोलॉजी यानी हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, बाइचेट, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बाइचेट को कहा जाता है। क्लियर है बात। बाइचेट किसके फादर हैं, तो हिस्टोलॉजी के, ठीक है ना। अपने बच्चों के तो फादर है ही हैं, लेकिन इन्हें जनक का मतलब है जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था उसे जनक मान दिया जाता है, उसके सम्मान में, उसको इज्जत देने के लिए, ठीक है ना। क्या करने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए उनका जनक मान लिया जाता है, ताकि वो याद रहें, मतलब जब तक इसका जिक्र आएगा तो उसको क्या कहेंगे, इनका नाम आए, सम्मान दिया जाता है एक सम्मान के रूप में। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, बाइचेट, ठीक है। एनिमल टिश्यू, यानी आप कहोगे जी एनिमल टिश्यू, इस बात को याद रखना है आपको। दूसरा एनिमल टिश्यू क्या है जी, तो एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक, ये वर्ड कॉइन किसने किया था, यानी ये नाम किसने दिया था, तब भी आपका आंसर वही रहेगा, बाइचेट। बाइकैट भी बोल देते हैं इसको कहीं पे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है बाइचेट, ठीक है। तो ये नाम किसने दिया, जंतु उत्तक, ठीक है। फिर हिस्टोलॉजी जो है वो वर्ड किसने दिया था, तब आपका आंसर बदल जाता है। किसने दिया था, हिस्टोलॉजी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, मेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, मेयर नामक वैज्ञानिक ने। यानी हिस्टोलॉजी के जनक बाइचेट। एनिमल टिश्यू का नाम किसने दिया था, याद रख लो, यहाँ पे नाम दिया था बाइचेट ने, ठीक है। हिस्टोलॉजी का वर्ड जो शब्द प्रयोग किया था वो किसने किया था, मेयर ने किया था। जनक बाइचेट, शब्द मेयर ने दिया था। फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है, तो मार्सेलो, किसे कहा जाता है, मार्सेलो मोलपिग, ठीक है ना, मोलपिग। तो मार्सेलो मोलपिग यानी आधुनिक औतिकी या आधुनिक हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर है मार्सेलो। ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन, ये पूरा नाम नहीं दिया होता वहाँ पे, तो आपको याद रखना है मार्सेलो। मार्सेलो किसके जनक है, मॉडर्न, ठीक है ना। यानी इसका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर जिसका अध्ययन किया जाता है, बहुत डीप से अध्ययन किया जाता है आजकल, वो क्या है,
मॉडर्न हिस्टोलॉजी है, यानी किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है मॉडर्न में, माइक्रोस्कोपिक, इसकी एनाटॉमी देखी जाती है, इसके अंदर बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है, उसे बोलते हैं मॉडर्न हिस्टोलॉजी। उसका जनक मार्शल है, ठीक है। हिस्टोलॉजी का जनक बाइचेट है, लेकिन इसका मार्शल है। अब प्लांट टिश्यू सबसे पहले वर्ड किसने दिया था, तब आपका आंसर क्या रहता है, क्रू ने। किसने दिया था, क्रू ने, ठीक है। आपसे पूछे टिश्यू की खोज किसने की थी, ये डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर क्या रहेगा, बाइचेट के द्वारा इसे खोजा गया था। ये बात भी लिख लेना। तो 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन इससे बनता है, एक क्वेश्चन इससे बनता है। तो ये क्वेश्चन याद रखने आपको बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका जनक भी उत्तक का जनक भी किसे माना जाता है, बाइचेट को माना जाता है। और इन्हें किया तो यानी अध्ययन किया तभी तो हिस्टोलॉजी हुआ, बाइचेट को। एनिमल टिश्यू नाम किसने दिया, बाइचेट ने। हिस्टोलॉजी वर्ड जो था वो किसने दिया, मेयर ने। फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है, मार्शल लॉ को, ठीक है। प्लांट टिश्यू वर्ड किसने दिया, सिक्र्यू। सिक्र्यू किसने दिया था, सिक्र्यू, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिक्र्यू। क्लियर बात। तो प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक किसने नाम दिया था, पादप में अलग उत्तक पाए जाते हैं, जंतु के अंदर अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। इस बात को भी याद रखना है आपको, ठीक है। ये हमारा कुछ टिश्यू के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो कंप्लीट होगी, ठीक है। आपको याद रखना है इस बात को भी, यानी जंतु कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या आएगा, उत्तक आएगा। उत्तक किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जब उत्तक इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, पेशियों का निर्माण होता है। पेशियां जब इकट्ठी होती है किसका निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है, ठीक है। और अंग जब इकट्ठे होते हैं तो अंग तंत्र कहा जाता है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंप्लीट है। अब इनके फंक्शन, स्ट्रक्चर यानी संरचना, और आपका होगा जी संरचना व स्ट्रक्चर व फंक्शन यानी कार्य के आधार पे उत्तक को 4 भागों में बांटा जाता है। इसकी कितनी टाइप है, 4 टाइप है, ठीक है ना। डिवाइड इन 4 कैटेगरी कह सकते हो आप, यानी 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या, एपिथेलियल। क्या है, एपिथेलियल। इसको आप लिखोगे उपकला उत्तक, मोस्ट इंपोर्टेंट है उपकला उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू को लिखो आप संयोजी उत्तक। क्या लिखोगे, संयोजी उत्तक। मस्कुलर टिश्यू को लिखोगे आप पेशीय उत्तक, ठीक है ना, पेशीय उत्तक। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। इसको आप लिखोगे तंत्रिका उत्तक, ठीक है ना, तंत्रिका उत्तक। या सीधा आपको पूछ सकता है तो न्यूरल टिश्यू भी कह सकता है आपको, नो प्रॉब्लम। इसके पीछे टिश्यू लगा लेना आप, ठीक है ना, टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ठीक है। यानी उत्तक कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, और कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से याद हो सकते हैं। किस प्रकार से याद हो सकते हैं, तो ये देखो एक बात। सबसे पहले मैं उठाता हूँ उपकला उत्तक। क्या है, उपकला उत्तक, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे लिख दूंगा मैं, उपकला उत्तक। 4 प्रकार के उत्तक है, यानी कार्य समान है, जिसका अलग अलग कार्य अलग अलग जगह पाए जाते हैं। किस किस जगह पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज़ को याद करना है हमें, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो थी उसमें आवाज़ में प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी हो जाता है कभी, क्योंकि नया नया हमने स्टार्ट किया है, तो अभी तक एक्सपीरियंस ले रहे हैं। कोई चीज़ का जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, अभी कमियां कहाँ हैं, कैसे निकाली जाए, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये काम मैं अकेला ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपने आप वीडियो शूट करना, अपने आप इसको मतलब सारा कुछ जो काम है ना, टोटली मैं ही कर रहा हूँ। तो एक बंदा क्या क्या करेगा पता है ना आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर भी सकते हो, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो। पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो बता सकते हो आप, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आपको पढ़ना है, आपको नौकरी लगना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। समस्याएं आएगी जीवन के अंदर, मैं पसीने में पढ़ा भी तो रहा हूँ यार, ठीक है, इस गर्मी के अंदर गला भी खराब है, फिर भी पढ़ा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। अपने को नहीं है तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। प्यारे स्टूडेंट हो आप, अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। और अच्छे स्टूडेंट का होता है कॉम्प्रोमाइज़, वो कर सकते हो आप, मुझे पता है। उपकला उत्तक क्या है, ठीक है। तो मैंने 3 जर्म लेयर बताई थी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जर्म लेयर से यहाँ से, ठीक है। और ये बात मैंने कहाँ कंप्लीट करवाई थी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है, भ्रूण का विकास, वहाँ पे। तो सबसे पहले 3 लेयर बनती है किसी भी जीव, जब हम बनते हैं ना, सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लास्टुला, ठीक है, जब हम स्टेज में जाते हैं तो वहाँ पे 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है। और वो जर्म लेयर होती है एक्टोड्रम, ठीक है। उसके बाद मेसोड्रम
और ये मैं बता भी चुका हूँ, मेसोड्रम। और तीसरी जो होती है वो क्या है, एंडोड्रम, ठीक है ना। यानी एक्टोड्रम क्या है, ये बात मैं वहाँ पे डिस्कस किया था। एक्टोड्रम यानी कोई भी 3 परत बनेगी, मान लो इस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ आपको, सिस्टम तो कुछ अलग ही होता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ऊपर वाली परत का नाम एक्टोड्रम, एम से मीडियम यानी मेसोड्रम, मिडल लेयर है मेसोड्रम, ठीक है। और थर्ड वाली है जो इंडो का मतलब होता है अंदर की, और ड्रम से मतलब है त्वचा, ठीक है। तो ये क्या है, इंडोड्रम है। ये 3 लेयर होती है, ठीक है। सबसे पहले 3 लेयर बनेगी, यानी ये मेसोड्रम है और अंदर वाली क्या है, इंडोड्रम है, ठीक है। तो इन 3 लेयर से हमारा पूरा का पूरा क्या बनेगा, शरीर बनेगा। यानी अलग अलग ड्रम जो है, यानी मेसोड्रम अलग अंगों का निर्माण करेगा, एक्टोड्रम अलग अंगों का निर्माण करेगा, इंडोड्रम अलग अंगों का निर्माण करेगा। यानी सारे के सारे अंग बनेंगे ना, वो कहाँ से बनेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट होंगे और फिर हमारा ये ही क्या बनाएंगे, किसी न किसी प्रकार के उत्तक बनाएंगे, और ये उत्तक ही आगे जाके किसी न किसी प्रकार का अंग बनाएंगे, और ये अंग ही आगे जाके अंग तंत्र और हमारे शरीर का निर्माण होगा पूरा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी 3 लेयर बनती है, इंडोड्रम, मेसोड्रम और एक्टोड्रम। तो उपकला उत्तक का निर्माण होता है ना, वो तीनों से हो सकता है, ठीक है ना, तीनों से हो सकता है। एक्टोड्रम से भी हो सकता है, और मेसोड्रम से भी हो सकता है, और एंडोड्रम से भी हो सकता है। यानी तीनों लेयर से उपकला उत्तक का निर्माण हो सकता है। फिर उपकला उत्तक जो होता है उसकी और क्या विशेषता है, तो रीजनरेशन का मतलब क्या है, तो आप समझ लो, यानी जब भी हमें कोई चीज़ चोट वगैरह लगती है, मान लो हमें क्या लग रही है, कोई चोट लग रही है, और चोट के अंदर हमारा क्या हो रहा है, हमारी त्वचा बहुत ही जल्दी क्या कर रही है, मान लो त्वचा से समझ लो आप, बहुत ही जल्दी वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड क्लोटिंग होके वो त्वचा वैसी की वैसी नजर आती है हमें। तो उसका मतलब है जल्दी से जल्दी जनरेट होना, यानी उत्पत्ति होना उसकी, ठीक है। आप जिसे क्या बोलते हो, पुनर्जनन या पुनर्भुधन की क्षमता बोलते हो, पुनर्भुधन या पुनर्जनन बोल सकते हो उसे। यानी दोबारा जल्दी से जल्दी उसका जन्म हो रहा है। वो रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा कौन से उत्तक में होती है, उपकला उत्तक में होती है। मैं उपकला उत्तक की बात कर रहा हूँ, कोशिका की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा पुनर्भुधन की क्षमता किस में होती है, उपकला उत्तक में होती है। क्लियर है बात। उसके बाद कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, इंपॉर्टेंट ये है कहाँ से। पहले एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी उत्तक है ना, उसके अंदर क्या पाई जाती है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेजल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तो एक बात तो ये लिख लेना, रीजनरेशन होता है। उसके बाद ब्लड वेजल्स पाई जाती है या लिम्फ वेजल, सभी उत्तक में पाई जाती है। किस उत्तक को छोड़ के, उपकला उत्तक को। यानी इसके अंदर आप लिख सकते हो, न तो रक्त वाहिका होती है, क्या नहीं होती, रक्त वाहिका, और न ही क्या नहीं होती है इसके अंदर, लसिका, ठीक है, वाहिका भी नहीं होती। लिम्फ वेजल भी इसके अंदर नहीं पाई जाती। किसके अंदर नहीं पाई जाती, तो ये मैंने बताया था। अब ब्लड वेजल और लिम्फ वेजल है जो किसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक बात और बता देता हूं आपको। जैसे इस प्रकार से अरेंज होते हैं उपकला उत्तक, इस प्रकार इसके अंदर सेल पाए जाते हैं, यानी ये पूरा पूरा बन गया उत्तक। और ये क्या सेल है, इसके अंदर मैं ये बना देता हूँ, आपका केंद्रक नजर आ रहा है, देखो, ठीक है। तो इस बात को देखो, इसके अंदर जो बीच में जो सेल के अंदर यानी जो टिश्यू है ना, ये दूसरा टिश्यू इसी प्रकार से अरेंज हो जाएगा। यानी इसके बीच में जो क्या होता है, इंटरटिशियल स्पेस होता है ना, आपको होगा जी, इसके अंदर क्या है, उत्तक अवकाश है ना, उत्तक अवकाश बोलते हैं स्पेस को, ठीक है ना। वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, सबसे कम जो होता है वो उपकला उत्तक के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या है, यानी लसिका वाहिका और रक्त वाहिका क्या हो नहीं सकती, इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, ठीक है ना। इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, तो आप कह सकते हो रक्त वाहिका नहीं पाई जाती, लसिका वाहिका नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, तो आप कहोगे जी उत्तक अवकाश बहुत ही कम होता है, ठीक है। उत्तक अवकाश क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इनको अंदर घुसने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ स्पेस तो चाहिए, तो वो स्पेस नहीं। तो आप कहोगे जी इनको न्यूट्रिएंट वगैरह जो होता है, यानी न्यूट्रिएंट वगैरह न्यूट्रिशन कैसे मिलता होगा, तो इसके नीचे एक इस प्रकार से अरेंज होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, उसके माध्यम से ये पोषण लेती है सेल, ठीक है। तो इस बात को आपको याद नहीं करना, थोड़ा हाई लेवल का है, आपको इतना याद करना रक्त वाहिका या लसिका वाहिका किस उत्तक में नहीं पाई जाती, उपकला उत्तक में नहीं पाई जाती, ठीक है ना। उसके बाद ये करते क्या है जी, तो प्रोटेक्शन यानी ये सुरक्षा करने का काम करते हैं। क्या करते हैं,
सुरक्षा करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा। ठीक है, तो सुरक्षा किस प्रकार की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं, किसी भी अंग की सुरक्षा करनी हो ना, किसी भी अंग की सुरक्षा करनी हो, शरीर की सुरक्षा करनी हो, तो वो किस ऊतक के द्वारा हो रही है, उपकला ऊतक के द्वारा हो रही है। मैं कह दूं मेरे लीवर की सुरक्षा करनी है, तो लीवर के बाहर की जो लेयर है ना, बाहर की जो लेयर है वो किस ऊतक से बनी होगी, उपकला ऊतक से बनी होगी। मैं कह दूं मेरे अमाशय के बाहर की जो लेयर है वो किससे बनी होगी, उपकला ऊतक से बनी होगी। मैं कह दूं मेरे आंत के ऊपर वाली लेयर है वो किससे बनी होगी, उपकला ऊतक से बनी होगी। बात याद करने वाली है, उपकला ऊपर, उपकला ऊपर, यानी ऊपर की लेयर है ना सारी की सारी, किसी भी अंग के ऊपर की लेयर है ना, ऊपर उपकला, ऊपर उपकला, ठीक है ना। ऊपर की लेयर यानी ऊपर की परत जो होती है वो सारी की सारी किससे बनी होती है, तो आपको याद रखना है उपकला ऊतक की बनी होती है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो आउटर लेयर या बाहरी परत किससे बनी होती है, बाहरी परत बनी होती है जनाब उपकला ऊतक से, और वो क्या करती है, उस अंग की प्रोटेक्शन करती है। आपको जी हमारे शरीर के बाहर की लेयर किससे बनी होती है, तो आपसे पूछा जाता है आपकी स्किन, त्वचा के अंदर, त्वचा की जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जो लेयर है वो किससे बनी होती है, ठीक है ना। आपको जी एक तो होता है हमारे ऊपर की त्वचा को बोलते हैं एपिडर्म, ठीक है ना, एपिडर्मिस, सॉरी, और उसके बाद आपका लेयर हो गया डर्मिस। आपकी त्वचा कितने लेयर से बनी होती है, 3 से बनी होती है, कितने, 3 से, 3 परत होती है, और नीचे वाली होती है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, यानी हमारी त्वचा जो स्किन है, ये त्वचा है ना ऊपर वाली, ये 3 परत से मिलकर बनी होती है। ऊपर वाली को एपिडर्मिस, बीच वाली को डर्मिस, और लास्ट वाली को क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस, ठीक है ना, हाइपोडर्मिस। तो डर्मिस शब्द कहीं पे भी आए, ठीक है, डर्मेटोलॉजी क्या है तो आप कहोगे त्वचा का अध्ययन है, तो डर्म शब्द कहीं पे भी है। आपने मतलब त्वचा के लिए कोई भी जेल वगैरह खरीदा होगा, या कोई भी आपने मतलब ऐसी मेडिसिन खरीदी होगी, या जो आपको जेल दिया जाता है कोई भी, जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गया तो उसके ऊपर आपको लिखा मिलेगा, पढ़ना, ड्रम शब्द जरूर यूज होगा, ठीक है, एक्सटर्नल यूज ओनली ऐसे लिखा मिलता है बाहरी यूज के लिए। तो ये एपिडर्मिस किससे बनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, उपकला ऊतक से बनी होती है। यानी हमारे शरीर की बाहरी लेयर है ना वो भी किससे है, ऊपर की परत किससे बनी है, सारी की सारी एपिडर्मिस, उपकला ऊतक से। और आप देख रहे ना इस ऊपर वाले ऊतक को उठाओगे तो उसके अंदर आप याद कर सकते हो त्वचा के अंदर ब्लड वेसल पाई जाती है, क्या वही पाई जाती है। ऊपर वाली त्वचा हट जाए आपको कभी खून नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रक्त वाहिका और लसिका वाहिका नहीं पाई जाती। इन दोनों को चीरोगे ना तो आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने मांस कट किया, आप सोचते हो मांस कट गया तब तो खून आता है, लेकिन ऊपर वाली छिल जाता है ना थोड़ा बहुत, रक्त नहीं आता। तो इससे याद करो रक्त वाहिका, ऊपर वाली त्वचा में उपकला ऊतक पाए जाते हैं। पूरे शरीर के किसी भी शरीर का कोई भी अंग है ना उसकी बाह्य परत जो बनी है वो किससे बनी है, उपकला ऊतक से, उपकला ऊपर की परत, ठीक है, स्किन, स्टमक से, ब्लड वेसल, ठीक है ना। और उसके बाद एक छोटी सी बात और बताता हूँ आपको, अच्छी बात है, तो याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 3 बातें याद करनी है यहाँ से। एक तो ये क्या करता है, सुरक्षा करता है जी, फिर इसके अंदर रक्त वाहिका नहीं पाई जाती जी, रक्त वाहिका नहीं पाई जाती जी, क्या लसिका वाहिका नहीं पाई जाती जी। सिंपल बात को बता देता हूँ क्यों नहीं पाई जाती, मैंने समझा दिया, ठीक है ना। इसके अंदर उत्तक अवकाश जो होता है ना, इसके बीच स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, अवकाश बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसलिए ये नहीं पाई जाती। तीसरी बात क्या है जी, ये सुरक्षा करने का काम करता है, यानी सुरक्षा करेगा तो ये हमारे शरीर की बाह्य त्वचा जो होती है, शरीर की बाह्य त्वचा के अंदर कौन सा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की बाह्य त्वचा जो होती है त्वचा, उसके अंदर कौन सा ऊतक पाया जाता है, उपकला ऊतक पाया जाता है। तीसरी बात, कोई भी अंग है ना उसकी बाह्य लेयर क्या करेगी, उसकी सुरक्षा करेगी, बाह्य परत उपकला ऊतक से बनी होती है। दूसरा, अगर कोई अंग क्या है, खोखला है, होलो है, ठीक है ना, खोखला होलो है, खोखला, यानी ये अंग मान लो और ये उसकी मांसपेशियां होगी, ये मतलब अरेंज है इस प्रकार से, वो अंदर से खोखला है तो ये लेयर भी, कौन सी लेयर भी, अंदर वाली लेयर भी, और ये बाहर वाली, दोनों लेयर किससे बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होगी, उपकला ऊतक से। जैसे आपके स्किन हो गई, मैंने लिख दिया, स्टमच हो गया, यानी स्टमच क्या, देखो इस प्रकार से आपका ऐसे है,
यानी अंदर से ये क्या है, यहाँ पर उत्तक लगे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये वाले उत्तक भी क्या है, एपिथेलियल है, और ये वाले भी क्या है, एपिथेलियल है, याद रखो। ये वाले यानी अंदर से कोई खोखला अंग है ना, तो उसके अंदर भी क्या मिलेंगे, अंदर वाली लेयर भी, ठीक है। इनर लेयर है ना, वो भी किससे बनी है, उपकला उत्तक से, और बाहर वाली भी किससे बनी है, उपकला उत्तक से, ठीक है। जैसे अमाशय आपकी छोटी आंत की, बड़ी आंत के अंदर की लेयर, आपका पूरा जीआई ट्रैक्ट के अंदर की लेयर जो वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, और वो क्या करती है, उसकी सुरक्षा करती है, ठीक है। यानी ब्लड वेजल, या ब्लड वेजल क्या है, इस प्रकार की वेजल है ना आपकी, ये रक्त वाहिका, इसके अंदर से रक्त जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये भी तो खोखली है ना, ये वाला भाग भी किससे बना होगा, उपकला उत्तक से, और बाहर वाला भी उपकला उत्तक से, ठीक है ना। तो भी याद रखना, अंदर वाली अलग से बनी होती है, लेकिन बाहर वाली उपकला उत्तक से बनी होती है, क्लियर, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर भी कितनी लेयर पाई जाती है, 3 लेयर पाई जाती है ना, एक वॉल जो उसमें ब्लड वेजल्स की वॉल है, तो ये भी याद रखना आपको, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात क्या थी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, स्किन में कौन सी पाई जाती है, और बाहर लेयर जो होती है, ऑल ऑर्गन आउटर लेयर फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। 2 बात, तो हमारा उपकला उत्तक खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। यानी किसी से बना हो सकता है, ये बात समझो इस बात को। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, संयोजी उत्तक, ठीक है। संयोजी उत्तक क्या है, तो हमने उपकला उत्तक कंप्लीट किया, उसके बाद हम पढ़े संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक की सबसे पहली बात तो ये है, संयोजी उत्तक की सबसे पहली बात, ये किससे निर्माण होता है, मेसोडर्म, यानी ये जिस अंग का निर्माण होगा करेगा, उसका निर्माण कहां से हुआ है, मेसोडर्म से। जैसे मैंने आपको बताया होगा, जैसे मैंने आपको ये बताया होगा, रक्त का निर्माण किस परत से होता है, तो मेसोडर्म से होता है। उसके बाद मैंने बताया लसिका का मेसोडर्म से होता है। उसके बाद जो हड्डियां होती है उसका निर्माण मेसोडर्म से होता है। तो वो चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप एक याद बात कर लो, संयोजी उत्तक किससे उत्पत्ति हुई, ओरिजिन फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है ना। उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, मेसोडर्म से हुई है। उसके बाद संयोजी उत्तक है ना, इन्हें दूसरा नाम दिया जाता है फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू भी कहा जाता है, यानी तंतु में उत्तक भी कहा जाता है, इन्हें तंतु में उत्तक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है। एक तो कोलेजन फाइबर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक तो कोलेजन तंतु पाया जाता है, दूसरा एक इलास्टिन तंतु पाया जाता है, यानी इलास्टिक तंतु पाया जाता है। ये 2 तंतु पाए जाते हैं, ठीक है ना। बाकी तंतु नहीं, बाकी उत्तकों के अंदर तंतु नहीं पाए जाते। तंतु किस में पाए जाते हैं, संयोजी में, इसलिए इसको तंतु में उत्तक भी कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू को। क्लियर है बात क्या। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा अवकाश होता है, इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा उत्तक अवकाश होता है, यानी लूजली स्पेस होता है, इनको बहुत ज्यादा होता है। और ज्यादा अवकाश होगा तो इसका मतलब इसके अंदर क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ज्यादा मिलेगा। तो हाईली मैट्रिक्स होता है, यानी मैट्रिक्स ज्यादा होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, इनमें ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। 2 बात समझ लो आप, ये आपका उत्तक है, एक आपका ये उत्तक है, और ये भी संयोजी उत्तक है। इनके बीच का भाग जो होगा ना, या भी ये स्पेस है ना, यहां से लेकर यहाँ का, इसके बीच में ये स्पेस हो गया, इनके बीच में ये स्पेस हो गया, और ये स्पेस हो गया, ये कहलाता है उत्तक अवकाश। उत्तक अवकाश यानी अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। और इसके बीच में जो चीजें पाई जाती है ना, जो पदार्थ पाया जाता है, मैटर पाया जाता है कोई भी, मान लो, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। अगर ये अवकाश ज्यादा है तो मैट्रिक्स भी ज्यादा होगा। लिम्फ, जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है, यानी उत्तक द्रव पाया जाता है, तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक बात याद रखना, संयोजी उत्तक में फाइब्रस टिश्यू भी कहा जाता है, इसमें कोलेजन और इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तंतु क्या करेंगे, यानी इसके बीच में इस प्रकार से तंतु नजर आएंगे, ठीक है। और वो तंतु एक दूसरे उत्तक को अच्छी तरीके से खींच के जोड़ने में, यानी कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है ना, इलास्टिक और कोलेजन। उत्तक अवकाश ज्यादा, मैट्रिक्स ज्यादा, 2 बात कंप्लीट हुई। उसके बाद क्या है,
यानी कनेक्टिव टिश्यू पाया कहाँ पर जाता है, जहां पर दो अंगों को कनेक्ट करने की जरूरत हो, ठीक है ना, जहां पर कनेक्ट करने की जरूरत हो, यानी टिश्यू के साथ जब कोई भी अंग जुड़ेगा उसको कनेक्ट करना है ना, तो वहां पर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, यानी जोड़ने वाला टिश्यू, संयोजी यानी संयोग करने वाला टिश्यू है संयोजी ऊतक है। क्लियर है बात क्या, ठीक है। यानी ये करता क्या है, तो एक अंग या एक टिश्यू या दूसरा अंग है, ठीक है, यानी एक तो ये अंग है और एक ये अंग है, तो इसके बीच में जो टिश्यू होगा ना, वो कौन सा टिश्यू होगा, इनको जोड़ने का काम कर रहा है, तो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो आप कहोगे जी कनेक्टिव टिश्यू होगा। यानी एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना है ना, वहां पर कौन सा अंग मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या बात करें, या यहाँ पे कोई टिश्यू है, मान लो उत्तक है, उसको किसी अंग से जोड़ना है, तो भी वहां पे के बीच में कौन सा टिश्यू मिलेगा, संयोजी ऊतक, यानी संयोग कराने वाला ऊतक संयोजी ऊतक मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन कर रहा है, ठीक है ना, यानी टिश्यू और ऊतक और अंगों के बीच में कनेक्टिविटी स्थापित कर रहा है, ठीक है ना, संयोजकता स्थापित कर रहा है। क्लियर है। उसके बाद संयोजी ऊतक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ल्यूज को क्या बोलेंगे हम, डिले संयोजी ऊतक अलग अलग प्रकार के, 3 प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं, डिले, उसके बाद घने यानी डेंस संयोजी ऊतक, और उसके बाद होते हैं आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यू यानी विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक, विशेष संयोजी ऊतक। ऊतक संयोजी ऊतक कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। डिले संयोजी ऊतक का मतलब क्या है, डिले का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा डिले है वो, डिले का मतलब वर्ड है ढील है, ठीक है ना, डिले है। ल्यूज है वो, ठीक है ना, ल्यूज का मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या आ सकता है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड आ सकता है, बहुत ज्यादा उनके बीच में जगह होती है, वो मतलब बहुत ज्यादा भरे जा सकते हैं। यानी मैं कहता हूँ ऊतक के अंदर स्पेस ज्यादा होता है, तो उसे ल्यूज टिश्यू बोलते हैं, यानी ल्यूज यानी ढीले संयोजी ऊतक बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे वायुवीय, ठीक है, एल्यूलर बोलते हैं, वायुवीय, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं, तो दूसरे होते हैं एडिपोज यानी वसीय यानी फैटी टिश्यू, वसीय। 2 प्रकार के ऊतक हो सकते हैं, वायवीय ऊतक या, ठीक है। वायवीय यानी आपका जो मास्ट सेल है, ये कहाँ पाए जाते हैं, पहले डिले संयोजी ऊतक पाए जाते हैं आपके त्वचा के नीचे, इस बात को याद रखना, त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। त्वचा के नीचे कौन से पाए जाते हैं, ल्यूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, वो 2 प्रकार के, या तो वायवीय या वसीय ऊतक है, ठीक है ना, और ये आपको याद भी रह जाएगा, किसके नीचे, त्वचा के नीचे। वायवीय जैसे मास्ट सेल है तो उनसे बने होते हैं, या माइक्रोफेजिस से बने होते हैं, माइक्रोफेजिस, और इनका निर्माण डब्ल्यूबीसी करती है, ठीक है। मास्ट सेल क्या करता है, हिस्टामिन का निर्माण करता है, आपको पता भी होगा, हिस्टामिन, ठीक है ना, और ये क्या करते हैं, कील जन्म करने का काम करते हैं, कीटाणु वगैरह को मारने का काम करते हैं। यानी हमारे त्वचा के द्वारा कोई चीज अंदर घुस रही है तो उसको एलर्जी वगैरह होती है, हमारी त्वचा पे होती है ना, तो वो चीज कहाँ है, हमारे त्वचा के नीचे, ठीक है। तो आप याद रखना, त्वचा के नीचे डिले संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। वसीय ऊतक आपको पता भी, फैट कहाँ जमा होता है, आपने सुना भी होगा, फैट त्वचा के नीचे होते हैं ना, मांस के नीचे फैट जमा हो गया आपका, मतलब पेट बढ़ गया, या मतलब आपकी टम्मी ज्यादा अच्छे से दिखाई देने लगी, उसके बाद आपके यहाँ पर मसल्स जो होती है उसके अंदर क्या हो गया, फैट जमा हो गया, तो आप जाते हो फैट काटना है हमें, ठीक है ना, तो वहां पर कहाँ जमा हो रहा है आपका फैट, फैटी यानी वसीय ऊतक, कौन से, एडिपोज टिश्यू होते हैं उनके अंदर, यानी ये वसीय ऊतक होते हैं, ये वसीय ऊतक मान लो, इसके अंदर आपने फैट ज्यादा लेना शुरू कर दिया, काम करते नहीं होती है, स्टोर करना शुरू कर देता है, तो इसका काम क्या है, लिपिड स्टोर का काम है इसका, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है इसका, लिपिड वगैरह स्टोर करता है, यानी वसा का संग्रह करता है, और कहाँ पाया जाता है, त्वचा के नीचे, ठीक है। एबेस होने का मतलब क्या, एबेस यानी मोटापा जो आएगा आपको, वो किस ऊतक के कारण आता है, तो या तो ग्लूकोज की अधिकता से आपको आ सकता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाए तो हम मोटे हो सकते हैं। दूसरा कारण है आपके शरीर में फैट ज्यादा होना, क्या है, हमें मोटापा को बढ़ावा देता है, क्यों, क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ना, वसीय ऊतक, उनके अंदर फैट जमा होना शुरू हुआ, एक्स्ट्रा आपने फैट लिया, उसका डाइजेशन नहीं हुआ, आपके शरीर में वो काम नहीं आया, जो काम आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, तो वो क्या करेगा, शरीर क्या करेगा, फ्यूचर के लिए एनर्जी स्टोर कर लेता है फैट के रूप में, मान लो, तो आपकी त्वचा के नीचे वो टिश्यू है, उनका आकार बढ़ जाएगा,
जैसे जैसे आकार बढ़ेगा टिश्यू का, तो आपको शरीर का आकार बढ़ेगा तो हमें रक्त ज़्यादा चाहिएगा। अगर रक्त ज़्यादा चाहिएगा तो उसके लिए ब्लड वेसल चाहिएगी। तो इन ऊतक के अंदर एक ऐसी पावर होती है, ये क्या कर लेते हैं, इनके अंदर ऐसी पावर होती है, ये रक्त वाहिकाओं का निर्माण कर लेते हैं अपने ऊपर। और फिर नई रक्त वाहिकाएं निर्माण होगा तो उसके अंदर रक्त चाहिए। रक्त चाहिए तो हमें शरीर में रक्त ज़्यादा चाहिए। शरीर में रक्त पूरा नहीं हो पाया तो आपके शरीर में बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और आपके ज़्यादा मतलब ब्लड जो है उसका प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि आगे ज़्यादा भेजना है रक्त। उसके बाद उसको हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। आपको पता भी होगा मोटापा हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है। वो कैसे है, इसी प्रकार से है क्योंकि ये ऊतक क्या कर लेते हैं, नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। और आपके शरीर जैसा, आपका शरीर मोटा होगा तो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए होगी, लेकिन शरीर में हमारे वो एक्स्ट्रा है नहीं, तो हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। तो मोटापा कितनी बीमारियां लगा देता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो चीज़ें पहले से बन रही थी उतनी बन रही है, लेकिन हमारा शरीर बड़ा हो गया है तो कुछ चीज़ों की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। और बीमारियाँ, हजारों बीमारियाँ आ सकती है मोटापे के कारण। तो बस ये ऊतक को नहीं बढ़ने देना है, वर्कआउट किया करो, ठीक है, मेरी तरह स्लीप रखो। उसके बाद आ गया घने संयोजी ऊतक। घने संयोजी ऊतक कहाँ है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेगुलर और इरेगुलर, यानी एक तो क्रमबद्ध है और एक अक्रमबद्ध है। क्रमबद्ध है यानी घने का मतलब बहुत ज्यादा घने है, नजदीक है, ठीक है ना। घने का मतलब डेंसिटी जिसकी घनता ज्यादा हो, ठीक है ना, डेंसिटी, ठीक है। तो वो ज्यादा घने नजदीक है, ठीक है। वो दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, यानी या तो वो क्रमबद्ध है और या क्या है वो अक्रमबद्ध है। क्रमबद्ध दो होते हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रमबद्ध कौन कौन से हैं, तो आपको आंसर क्या देना होगा, एक तो आपका टेंडन होता है, आपने सुना होगा टेंडन, ठीक है। और एक आपका होता है जी लिगामेंट, ठीक है ना, लिगामेंट। ये दोनों ऊतक क्या होते हैं, घने संयोजी ऊतक है। और घने संयोजी ऊतक जो है उसके अंदर ये कौन से हैं, रेगुलर है। कौन से हैं, रेगुलर है। रेगुलर का मतलब क्या है, क्रमबद्ध है दोनों के दोनों। इस बात को याद करो तो अच्छी बात है, क्रमबद्ध है, लेकिन न करो तो भी चलेगा, घने संयोजी ऊतक है क्या, ऊतक है। कौन से ऊतक है, संयोजी ऊतक है, टेंडन और लिगामेंट। करते हैं क्या है जी, ठीक है ना। तो ये तो क्या करता है, किसके बीच, मैंने कहा था कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम कर रहा है। तो किसके बीच कर रहा है ये तो करेगा आपका मसल्स जो आपकी होती है उसको जोड़ने का काम करेगा हड्डी के साथ, यानी आपकी पेशियों को किसके साथ जोड़ता है जी, अस्थियों या हड्डियों के साथ जोड़ता है। उसका नाम है टेंडन टिश्यू, ठीक है ना। ये ऊतक है भाई, यानी आप ऐसे याद कर सकते हो BTM, यानी बोन है उसके बीच में, टेंडन है, फिर मसल्स है, ऐसे भी याद कर सकते हो। लिगामेंट क्या करता है जी, बोन प्लस बोन, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है जी। हड्डी और हड्डी के बीच जो हड्डी और हड्डी को जोड़ेगा ना वो टिश्यू कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक में घने संयोजी ऊतक है और घने संयोजी ऊतक में लिगामेंट है, ठीक है ना। तो लिगामेंट का काम क्या है, ऊतक है ये, ठीक है। इस प्रकार में समझ सकते हो आप। ये आपकी हड्डी है मान लो, ठीक है, ये हड्डी है आपकी, एक दूसरी आपकी ये हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी। अब हड्डी जो है ये हड्डी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, यहां से जो टिश्यू इसको इस प्रकार से जोड़ेगा ना, इस प्रकार से, ये जो टिश्यू है ना, ये टिश्यू ये हड्डी को इस हड्डी से जोड़ेगा, यानी बीच में जो फाइबर, यानी फाइबर मिलेगा वो फाइबरस टिश्यू होगा। फाइबर टिश्यू किसका नाम है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू घने है, उसके अंदर जो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा इसका नाम क्या होगा, लिगामेंट होगा। याद रखना, लिगामेंट होगा, क्या होगा, लिगामेंट होगा। और अब हड्डी, ये हड्डी आपकी, और हड्डी के ऊपर क्या होती है, मसल्स होती है जी। किस प्रकार की मसल होती है जी, ये मसल है, ये मान लो आपकी मसल है इस हड्डियों के ऊपर, इस प्रकार से। हर हड्डी पे मसल आपकी या नहीं है, ठीक है ना, ये मसल है।
अब हड्डी को मसल से जो जोड़ेगा ना, हड्डी को मसल को जोड़ेगा, यानी इस प्रकार से इस मसल को इस हड्डी से जोड़ने का काम करेगा, उस ऊतक का नाम क्या होगा? तो वो होगा टेंडन। क्या होगा? टेंडन। यानी इस हड्डी और इसके बीच में उसे टेंडन कहेंगे और हड्डियों और हड्डियों के बीच में उसे लिगामेंट कहेंगे। ठीक है, तो गणेशयोजी ऊतक कौन से हैं? ठीक है, गणेशयोजी ऊतक टेंडन और लिगामेंट है। उसके बाद और भी होते हैं, जैसे स्किन जो होगी उसके नीचे, उसके बाद आपके जो ब्लड वेसल्स है उसकी वॉल जो होती है वो अंदर से जो बनी होती है वो कैसी है? वो गणेशयोजी ऊतक से बनी है, बहुत ज्यादा घनी है। उसके बाद आपके स्प्लीन हो गया, पेंक्रियाज हो गया, उसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं? गणेशयोजी ऊतक। तो वो चीजें आपको याद नहीं करनी, टेंडन लिगामेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। विशेषयोजी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, ये आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, संयोजी ऊतक, विशेष संयोजी ऊतक। विशेष संयोजी ऊतक है ना, स्पेशलाइज, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी द्रव संयोजी ऊतक। उसके बाद आता है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यानी कंकाल संयोजी ऊतक, दो प्रकार के। यानी फ्लूइड किस प्रकार का? यानी द्रव के अंदर है, द्रव यानी दो प्रकार का। एक तो आपका रक्त भी ऊतक बताया था मैंने, कौन सा ऊतक बताया था? संयोजी ऊतक। और लिम्फ भी क्या बताया था? संयोजी ऊतक। क्योंकि आप वीडियो देखो तो वहां से पता चलेगा। रक्त भी कैसा है? संयोजी ऊतक है। और लसिका भी क्या है? संयोजी ऊतक। कौन से संयोजी ऊतक है? विशेष प्रकार के। विशेष प्रकार में कौन से? द्रव संयोजी ऊतक। ठीक है, तो आप याद रखना, रक्त व लसिका द्रव संयोजी ऊतक है, एक विशेष प्रकार के जो संयोजी ऊतक का हिस्सा है। विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक किसका प्रकार है? संयोजी ऊतक का है। और ये है क्या? तो ऊतक है, याद रखो इस बात को। ठीक है ना, क्वेश्चन आता है यहाँ से। रक्त एक है और आगे ऐसे दिया मिलता है कोशिका, ऊतक, अंग, तब आपका आंसर क्या रहता है? रक्त ऊतक। लसिका एक है, ऊतक। ठीक है ना। स्केलेटन के अंदर आपके बोन आ गई और कार्टिलेज आ गया, यानी हड्डियां। हड्डी जो है वो किस ऊतक का हिस्सा है? संयोजी ऊतक। और कार्टिलेज यानी उपास्थि किसका हिस्सा है? तो वो कार्टिलेज और किससे बने होते हैं? कंकाल। वो कौन से प्रकार के? विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक है। और विशेष प्रकार में किसका भाग है? संयोजी ऊतक का भाग है, यानी कनेक्टिव टिश्यू का भाग है। तो इन बातों को आपको याद रखना होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जहां पर कनेक्ट करने की जरूरत होगी कोई चीज को, तो वो क्या होंगे? कनेक्टिव टिश्यू होंगे। ठीक है, और एक दूसरे के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। इसके अंदर फाइबर पाया जाता है, इलास्टिक और कोलेजन फाइबर, इसलिए इसका फाइब्रस टिश्यू भी नाम है। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं जी। किस किस प्रकार के? लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। ठीक है, लूज के अंदर मैंने बताया, क्या क्या बताया था? इस बात को याद करना है। घने क्या है? इस बात को याद करना है। ठीक है ना, इस चीज को ऐसे ऐसे याद करना है। उसके बाद आपका तीसरा ऊतक आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, पेशी ऊतक क्या है? तो इसकी उत्पत्ति भी किससे हुई है? मेसो, मस्कुलर टिश्यू मेसोड्रम, मस्कुलर टिश्यू मेसोड्रम। ठीक है, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ पे? आपकी पूरी मसल जो बनी होती है ना, जहां पर मसल्स होती है वो किससे बनी होती है? पेशी ऊतक से बनी होती है। अब थोड़ी देर बताया था मैंने, मसल्स को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, यानी हड्डियां, उसके बीच में कौन सा है? टेंडन है। और टेंडन के बाद हड्डियों के ऊपर, पूरी हड्डियों के ऊपर मसल्स है, और वो किससे बनी है? मस्कुलर टिश्यू। उनका निर्माण कहाँ से हुआ? मेसोड्रम से। मस्कुलर टिश्यू हमें देता क्या है? कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिविटी देता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू मोबिलिटी देता है, लोकोमोशन देता है, यानी हमारे शरीर को क्या देता है जी? हमारे शरीर को गति प्रदान करता है। हमारे शरीर को क्या देता है? गति देता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी हलचल है ना, जो भी एक्टिविटी है, जो भी मूवमेंट है, ठीक है ना, जो लोकोमोशन है, जो मोबिलिटी है, वो किसके कारण है? वो पेशी ऊतक के कारण है। किसके कारण? पेशी। यानी मैं इस प्रकार से कर रहा हूं ना, ये हाथ इस प्रकार से हिला रहा हूं, मेरी जुबान चल रही है, ठीक है ना, स्पीड से चल रही है, वो भी क्या है? मस्कुलर
ठीक है ना, यानी मस्कुलर टिश्यू है। अब मेरी जीभ है वो मस्कुलर टिश्यू चल रही है, मैं बोल रहा हूँ, आंखें बंद कर रहा हूँ, ये भी इसके अंदर मस्कुलर टिश्यू काम कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर मेरी एक्टिविटी हो रही है इसके अंदर मस्कुलर टिश्यू है, यानी जहां पर मोबिलिटी मिल रही है हमें, जहां पर हमें गति मिल रही है हमारे शरीर के अंदर, वहां पर क्या है, मसल्स है। ठीक है, और मसल्स किससे बनी है, मस्कुलर टिश्यू से बनी है। किससे बनी है, मस्कुलर टिश्यू से बनी है। ठीक है, यानी हमारे शरीर के अंदर ये काम करती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी देने के लिए और लोकोमोशन देने के लिए हमारे शरीर को एक दो प्रकार की हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। एक तो हमें मायोसिन चाहिए, ठीक है ना, मायोसिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन चाहिए। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर संकुचन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, संकुचन हो सकता है और शिथिलन हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और रिलैक्सेशन हो सकता है। ठीक है, ये चीजें हमारे शरीर में चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन चाहिए। ठीक है ना, यानी हमारे शरीर के अंदर ये क्रिया कहाँ पे होती है, जो आप कहोगे पेशियों में होती है। ठीक है ना, तो आपसे सीधा पूछ रहे पेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया, मायोसिन एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, पेशियां किसका हिस्सा है, तो आप कहोगे जी ये मस्कुलर टिश्यू का हिस्सा है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू यानी पेशियां तक का हिस्सा है। अब जो उसके अंदर संकुचन और शीतलन होता है, उसके लिए किस प्रोटीन की जरूरत है, मायोसिन एक्टिन प्रोटीन की है। मांसपेशियों में ये क्रिया होती है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, यानी आपकी मांसपेशियां क्या करेगी, जब संकुचन करेगी। अब क्या हुआ, कुछ मांसपेशियों में संकुचन हुआ, कुछ मांसपेशियों में शीतलन हुआ, तभी तो मैं हाथ ये कर पाया। यानी ये मांसपेशियां तो फैल गई, लेकिन ये मांसपेशियां क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है ना, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, संकुचन हुआ, लेकिन ये वाला शीतलन हुआ, क्योंकि शीतलन हुआ तब फैल पाई। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों काम एक एक साथ चल रहे हैं। ठीक है ना, यानी मैं हाथ को ऐसे करूंगा तो इसके अंदर ये वाली तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और इसके इस वाले में रिलैक्सेशन हुआ। तो वो किस कारण हो रहे हैं, मायोसिन एक्टिन के कारण हो रहे हैं। बाकी सोडियम पोटेशियम भी इसके अंदर काम करता है। ठीक है, तो वो चीजें आगे की बात है। तो ये क्या है, पेशियां पाए जाते हैं वहां पे। अब ये जो होती है पेशियां, जो होती है वो दो प्रकार की होती है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में कितने प्रकार की पेशियां हैं, मेनली क्या है, 3 प्रकार की पेशियां, सॉरी। एक पेशी का नाम है सैचुरेटेड, यानी आप जिसे बोलते हो रेखित पेशियां, रेखित पेशियां क्या बोलते हो, रेखित पेशियां बोलते हो। नॉन स्ट्रेटेड यानी अरेखित पेशियां बोलते हो। दोनों का काम है अलग अलग। ठीक है, कार्डियक को आप हृदय पेशियां बोलते हो। ठीक है ना, आप रेखित उत्तक लिखो यहाँ पे, रेखित पेशीय उत्तक लिखो यहाँ पे, और ये आगे जाके पेशियां बनाएंगे, हृदय पेशीय उत्तक, अरेखित पेशीय उत्तक, इस बात को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, यानी रेखित क्या है, आप ध्यान रखना, अरेखित पेशियां क्या है या अरेखित उत्तक क्या है, और तीसरा आपका हृदय उत्तक क्या है। इन तीनों चीजों के बारे में आपको जानना है। यानी मेनली इनको 3 भागों में क्या है, इनकी ब्रॉड कैटेगरी जो है टिश्यू की वो क्या है, 3 है। एक तो रेखित, अरेखित और हृदय, यानी 3 भागों में बांटा जा सकता है पेशीय उत्तक को। ठीक है, और पेशीय उत्तक को अगर आपने बांट दिया तो पेशीय चैप्टर जो होता है, मस्कुलर सिस्टम, उसके अंदर कुछ नहीं रहता। ठीक है ना, कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, अब देखो रेखित, अरेखित, हृदय पेशीय। रेखित से आप याद रखोगे, क्या याद रखना है आपको, हमारे शरीर के अंदर रेखित पेशियां 2 प्रकार की होती है, सॉरी 1 प्रकार की होती है, जिसका रेखित पेशी, सॉरी रेखित उत्तक से 1 प्रकार की पेशी बनी होती है, जिसका नाम होता है स्केलेटल मसल्स। ठीक है, यानी कंकाल पेशियां जो हमारे शरीर में होती है ना, वो कैसी होती है, रेखित पेशियां होती है, सारी की सारी किस उत्तक से बनी है, रेखित उत्तक से बनी है। ठीक है ना, और अरेखित पेशियां जो हमारे शरीर में चिकनी पेशियां होती है ना, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स बनी होती है। यानी स्मूथ मसल जो है, यानी चिकनी पेशियों के अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है, चिकनी पेशियों में तो अरेखित उत्तक पाया जाता है। ठीक है,
तीसरी बात, ये हृदय की पेशियां यानी कार्डियक मसल, कार्डियक टिश्यू क्या बनाते हैं, कार्डियक मसल बनाते हैं, यानी हृदय पेशियां बनाते हैं। तो हमारे शरीर में कितने प्रकार की पेशियां हैं, 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। एक तो कंकाल पेशियां या समुद्र, ठीक है ना, या स्केलेटन, समुद्र या कार्डियक, ठीक है ना। कार्डियक है उससे सिर्फ ओनली हार्ट बना होता है, यानी केवल हृदय का निर्माण होता है, बाकी कोई कुछ किसी का निर्माण नहीं करती कार्डियक पेशियां। बात खत्म हुई। बाकी पूरे शरीर के अंदर 2 ही पेशियां, रेखित और अरेखित, यानी हमारे शरीर में हृदय का निर्माण किन पेशियों से होता है, हृदय पेशियों से होता है। हृदय पेशियां किससे बनी होती है, हृदय ऊतक यानी कार्डियक टिश्यू से। कार्डियक टिश्यू किससे बने होते हैं, कार्डियोसाइट सेल से बने होते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक नई अच्छी सी होती है स्पेसिफिक पावर होती है इनके अंदर एक, ये क्या होते हैं, मायोजेनिक नेचर होते हैं, और बाकी पेशियां क्या है, न्यूरोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब होता है जो अपने आप इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करे, जो विद्युत आवेग पैदा करके अपने आप को अपने आप ही कंट्रोल कर रहे हो, मायोजेनिक है। तो वो कौन सी पेशियां हैं, हृदय पेशियां, ठीक है ना। किससे बनी है, हृदय ऊतक से बनी है। बात क्लियर हुई। अरेखित पेशी क्या है, स्मूथ पेशियां। स्मूथ पेशियां हमारे शरीर की वो पेशियां हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई भी एनिमल है ना, कोई भी जंतु, उसके कंट्रोल में जो पेशियां है ही नहीं, वो काम अपने आप कर रही है हमारे शरीर के हिसाब से, जैसे जैसे जरूरत है वैसे वैसे जो काम कर रही है, वो सारी की सारी चिकनी पेशियां हैं, यानी चिकनी, आपका जोर नहीं चलता जहां पे, इतनी चिकनी है वो, ठीक है ना। तो वो किससे बनी होती है, तो आपको जी अरेखित ऊतक से बनी होती है। कौन से नॉन स्ट्रेटेड टिश्यू से बनी होती है। नॉन स्ट्रेटेड हिस्सा किसका है, मस्कुलर टिश्यू का हिस्सा, ठीक है। यानी समूह पेशियां किससे बनी है, अरेखित ऊतक से बनी है, याद रखना, ठीक है ना। किससे बनी है, नॉन स्ट्रेटेड टिश्यू से बनी है, ठीक है। वो पेशियां जो क्या होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है, यानी आपको होगा जी इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है ना। चिकनी पेशियों को क्यों कहा जाता है, ये अनैच्छिक होती है, अनैच्छिक यानी आपके बिना इच्छा के अनुसार काम करती रहती है, आपके बिना इच्छा के अनुसार काम करती है। आपको मैं कह दूं, जैसे आपको जी कार्डियक मसल कैसी है, वो भी इनवॉल्यूंटरी थी, लेकिन उसको एक अलग दर्जा दिया गया क्योंकि वो एक स्पेशल प्रकार की मांसपेशी है, मायोजेनिक नेचर है, ठीक है। अपने आप काम कर रही है, एक्ट विदाउट रेस्ट, यानी बिना आराम के ये वो क्या कर रही है, काम करती जा रही है, अपना चलती रहती है। उसने रेस्ट किया तो आप रेस्ट कर जाओगे। इनवॉल्यूंटरी अनैच्छिक मसल जो होते हैं, उनका मतलब होता है जो आपके शरीर में ऐसे काम करती है जो आपके बिना आज्ञा के काम करती है। आंत में अब आपके काम चल रहा है तो आप कहोगे जी, आंत जो है उसके अंदर आपका काम चल रहा है, अमाशय में आपने खाया, आप कहोगे जी मेरे को तो भोजन नहीं पचाना है, कल पचाऊंगा, नहीं पचा सकते ना। मैं कहता हूं मेरे को ना आज किडनी है ना, उसको कह देना पेशाब ना बनाए, क्योंकि मैं बिजी ज्यादा हूं, चल पाएगा क्या, नहीं चलेगा ना, ठीक है ना। यानी वैसी मसल्स जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करे, उसे क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल बोलते हैं, अनैच्छिक पेशियां बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस अनैच्छिक पेशियों में क्या पाया जाता है, अनैच्छिक में अरेखित ऊतक पाया जाता है, जिसे चिकनी पेशियां भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी आपके हृदय के अंदर जो पेशियां हैं वो भी तो इनवॉल्यूंटरी है वैसे, ठीक है। बाकी जैसे अमाशय के अंदर है कुछ पेशियां हैं, वो भी इनवॉल्यूंटरी है, उसके अंदर क्या है, अपने आप काम हो रहा है, ठीक है। उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, जैसे आपने भोजन निकला वो ऐसे हो जाएगी, फिर वापस ऐसे ऐसे, आपका स्टमच भी क्या करता रहता है, ऐसे करता रहता है ना, क्योंकि भोजन को मिलाना होता है। आंत भी ऐसे ऐसे करेगी तो उसके अंदर क्या पेरिस्टालसिस जो मोशन होगा भोजन का, यानी कर्माकुंचन गति चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपके लीवर हो गया, उसके अंदर भी क्या है, वो इस प्रकार से कुछ ना कुछ काम करती रहती है, कुछ सिक्रेशन करती है। ग्रंथियों के अंदर है, ग्रंथियां, सारी की सारी ग्रंथियां किससे बनी है, स्मूथ मसल से बनी हुई है, ठीक है ना। वैसे तो है टिश्यू, ठीक है, तो उनमें क्या है, अरेखित टिश्यू पाया जाता है, तो वहां पर पाई जाती है अनैच्छिक, जो आपके दिमाग के अनुसार काम न करे, आपके अनुसार आप चाहो वैसा न कर पाए, उसके अंदर सारी की सारी, कोई भी एग्जाम्पल उठाओ उसमें स्मूथ मसल, कार्डियक मसल अलग है, वो भी आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, लेकिन उसको अलग दर्जा दिया गया है, बहुत अच्छा प्यारा सा। उसके बाद स्केलेटल मसल, कंकाल पेशियां, कंकाल का मतलब आपका
आपके अनुसार काम करती है वो, ठीक है ना। वो कैसी है, वॉल्यूंट्री मसल है, वॉल्यूंट्री मसल है, यानी ऐच्छिक पेशियां, यानी क्या बोला जाता है, ऐच्छिक, आपकी इच्छा के अनुसार काम करती है, आपकी इच्छा के अनुसार काम करे जो ऐच्छिक पेशियां। अब मैं कह दूं मेरे हाथ को यहां से नहीं हिलना है, मैं नहीं हिलाऊंगा इसको, 1 घंटे नहीं हिलाऊं, 2 घंटे नहीं हिलाऊं, 3 घंटे नहीं, ये पैरालाइज हो जाए, मैं चाहूं तो इसको नहीं हिलाऊंगा, ठीक है ना। मेरी इच्छा के अनुसार काम हो रहा है, ठीक है ना, मेरी इच्छा के अनुसार जो पेशियां काम करे वो ऐच्छिक पेशियां, ठीक है ना। उस ऐच्छिक पेशियां कौन सी है, वो कंकाल पेशियां। ऐच्छिक पेशियां कौन सी है, वो कंकाल पेशियां। और वो किससे बनी है, रैखिक ऊतक से बनी है। यानी आपके हड्डियों के ऊपर जितने भी पेशियां पाई जाती है ना, हड्डियों के ऊपर वाली जो पेशी है ना, हाथ की, पैर की, ठीक है ना, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, आपके गर्दन के ऊपर, ठीक है, फिर आपके कहाँ पर, हाथ की, पैर की आपके हिसाब से हो रही है। उसके बाद मैं पेट को ऐसे हिलाना चाहूँ तो ये हिल सकता है, ठीक है ना, आपका टम्मी, गर्दन, तो यहाँ पर पेशियां पाई जाती है। वो कौन सी है, हड्डियों के ऊपर वाली पेशियां जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करे, वो कौन सी पेशियां है, कंकाल पेशियां है। यानी मेरे हाथ के अंदर इन उंगलियों को काम मैं करवा रहा हूँ तो उसके अंदर कौन सी पेशी है, कंकाल पेशियां, जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करती है। उसके कौन से ऊतक है, रैखिक ऊतक पाए जाते हैं। बात कंप्लीट होती है हमारी मस्कुलर टिश्यू की। यानी मस्कुलर टिश्यू क्या है, मोबिलिटी देता है, लोकोमोशन देता है, मोमेंट देता है, ठीक है ना। उसके बाद हम जो मोशन करवाते हैं, जैसे दूसरी जगह जा पाते हैं, वो मस्कुलर के कारण। हमारे शरीर के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है मसल्स के अंदर, अपनी इच्छा के अनुसार हो चाहे इच्छा के बिना हो, वो किसके कारण हो रही है, पेशियों तक। मेसोडर्म से उनका निर्माण हुआ, उनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। रेखित पेशियां 2 प्रकार की होती है, स्केलेटन, सॉरी एक प्रकार की स्केलेटन। वो किस प्रकार के, वॉलेंट्री मसल्स है। यानी स्केलेटन मसल है वो क्या है, वॉलेंट्री मसल भी है, दूसरा नाम है उसका, ठीक है ना, दूसरा नाम है गंगाधरी शक्तिमान। स्मूथ पेशियां उसका नाम है, इनवॉलेंट्री मसल भी है, यानी अच्छे अनैच्छिक पेशियां भी उनका नाम है, जिनका निर्माण अरेखित ऊतक से हो रहा है। कार्डियक यानी हृदय पेशियां, उनका निर्माण हृदय ऊतक से हो रहा है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी। न्यूरल यानी तंत्रिका ऊतक लास्ट रहता है, उसके बारे में कुछ नहीं करवाऊंगा, वहां पे करवाऊंगा जहां पर हमें जरूरत होगी। तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे वहां पर इसके बारे में अच्छे समझाऊंगा। यानी ये करता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं ना, इसका निर्माण कहाँ से होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टोडर्म से होगा, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, आपके तंत्रिका तंत्र को प्रोटेक्शन देने के लिए। जो तंत्रिका तंत्र के जब न्यूरॉन सेल है हमारा, न्यूरॉन के ऊपर प्रोटेक्शन देंगे, वो कौन सा सेल होंगे, वो टिश्यू होंगे, न्यूरल टिश्यू होंगे, ठीक है। किससे बने, न्यूरॉन सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है ना। उसको नर्वस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है, न्यूरॉन सेल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हमारे कैसे हैं, तंत्रिका ऊतक है, एक्टोडर्म से जिनका निर्माण होता है। जो क्या काम करते हैं, हमारे शरीर के अंदर सिंगलिंग करने का काम करते हैं, या सिंगल जो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी जो होती है उसको, यानी संवेदनाओं को पहचानने में मदद करते हैं, वो हमारे तंत्रिका ऊतक है। जहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता, जहाँ से कुछ पूछा जाएगा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र में। तो ये हमारा पूरा का पूरा ऊतक चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ टाइम लगा होगा, लेकिन इसके बाद मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इससे ज़्यादा पढ़ने की। और इससे ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हो तो मैं भी करवा सकता हूँ। मैं एपिथेलियल ऊतक के करवाना शुरू कर देता, सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल, फिर सिंपल के भाग हो गए, स्क्वायमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, ठीक है ना, और कॉलमनस हो गया, फिर उसके बाद ग्रैंडुलस हो गया। तो ये चीजें आती नहीं आपके पेपर में, तो मैं एपिथेलियल ऊतक के पार्ट नहीं करवाए मैंने। जहां पर मुझे जरूरत लगी वहां पर मैंने करवाए हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप याद रखो इस बात को, ठीक है ना। आपको वीडियो पसंद आई है ना तो एक बार लाइक ठोक देना, ठीक है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर पसंद नहीं आई है, पूरा कचरा भरा हुआ है वीडियो के अंदर, डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे बन के रहो, जो भी आपके दिल में आता है वो दिल ठोक के करो, ठीक है ना। दिल दुखी ना होना चाहिए, दिल का मतलब ये आपका हाइपोथैलेमस दुखी ना होना चाहिए। जहां पर मैं दिल की बात करूं इसका मतलब हाइपोथैलेमस की बात कर रहा हूं, क्योंकि दिल का प्राइवेसी बना दिया गया उसको, ठीक है ना। तो काम हाइपोथैलेमस के होते हैं। आप नफरत प्यार कुछ भी करते हो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। दिल का नाम बदनाम है, तो दिल को बदनाम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें एक कहावत के तौर पे हम किसी का शब्द का नाम लेते हैं तो वहां पर दिल का मतलब ये नहीं है वो दिल काम कर रहा है। दिल का मतलब है वो चीज हम क्या कर रहे हैं, अपनी सोच समझ के कर रहे हैं, ठीक है।
तो ध्यान रखना इस बात का, और आप जल्दी कामयाब हो पाओगे अगर आप